आज की क्लास में हम लोग भाषा विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार, जिसे भाषा वैज्ञानिक सस्यूर ने लॉन्ग कहा। फ्रांसीसी शब्द है लॉन्ग, जिसके लिए हिंदी में शब्द चलता है भाषा, और ये फ्रांसीसी वाला जो शब्द है लॉन्ग या अंग्रेजी में भी यथावत चलता है। और भाषा व्यवहार के लिए सस्यूर ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वह था परोल। यह भी फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी में भी परोल शब्द का प्रयोग किया जाता है, और हिंदी में इसके लिए जो शब्द है वह है वाक, यानी कि बोलना या अभिव्यक्ति। सस्यूर को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। स्विट्जरलैंड में पैदा हुए सस्यूर और बहुत ही प्रतिभाशाली थे, बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उनके पिता जो थे वो एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, और वो भी चाहते थे कि उनकी तरह सस्यूर जो है वो भी प्राकृतिक वैज्ञानिक बने, लेकिन उनकी चूंकि दिलचस्पी अलग अलग भाषाओं को पढ़ने में, जानने में, सीखने में, उनका विश्लेषण करने में, उनका वैज्ञानिक विवेचन करने में ज़्यादा था, तो जाहिर सी बात है सस्यूर ने अपने जीवन का जो रास्ता चुना वो भाषा विज्ञान का रास्ता था। और मात्र 15 वर्ष की आयु में भाषा विज्ञान से संबंधित सस्यूर की जो मान्यताएं हैं, जो विचार थे, उसको लेकर एक जो लेख छपा, उस लेख ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया सस्यूर की तरफ, उनके चिंतन की तरफ। तो भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार, जिसे भाषा व्यवस्था नाम दिया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, और भाषा व्यवहार भी नाम उन्हीं का दिया हुआ है कि लॉन्ग के लिए भाषा व्यवस्था कहना उचित होगा और परोल के लिए भाषा व्यवहार शब्द कहना उचित होगा। यह बात डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कही, जबकि हिंदी में लॉन्ग के लिए भाषा और परोल के लिए वाक या अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे चलकर सस्यूर का यह जो भाषा संबंधी चिंतन था, उस भाषा संबंधी चिंतन को अन्य भाषा वैज्ञानिकों ने भी बहुत आगे बढ़ाया, और सस्यूर ने हालांकि संक्षेप में इस पे बात की, लेकिन आगे के भाषा वैज्ञानिकों ने भी इसे बहुत विस्तार दिया और बहुत गहराई से इस पे चिंतन और मनन किया गया। ठीक है, और उन भाषा वैज्ञानिकों में एक महत्वपूर्ण नाम आता है त्रुबेत्स्कॉय का। त्रुबेत्स्कॉय भी एक बहुत बड़ा भाषा वैज्ञानिक था जिसने इस बारे में चिंतन किया। और उसके अलावा येल मसनौ, उसका भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी एक महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक थे। और आगे चलकर चॉम्स्की ने इस संबंध में भी बहुत बातचीत की, विचार किया। और इस तरह से आप देखें कि भाषा के दो रूपों, महत्वपूर्ण दो रूपों या दो आयामों पर पूरी दुनिया में अलग अलग ढंग से चर्चा हुई। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भाषा व्यवस्था क्या है, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि भाषा व्यवहार या परोल क्या है, और फिर हम दोनों के बीच जो अंतर और समानताएं हैं, या अंतर के साथ साथ दोनों के बीच एक जो रिश्ता है, उस रिश्ते पे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाषा व्यवस्था पर, जिसे कि हम लॉन्ग कहते हैं। भाषा व्यवस्था है क्या दरअसल, ठीक है। भाषा व्यवस्था दरअसल एक स्थायी व्यवस्था है, परमानेंट व्यवस्था है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, मराठी एक भाषा है और इसकी एक स्थायी व्यवस्था है। वाक्य कैसे बनेंगे, क्रिया कब आएगी, कर्ता का प्रयोग कब होगा, कर्म कब आएगा, इन सभी भाषाओं की अपनी एक स्थायी व्यवस्था है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि राम आम खाता है, एक वाक्य है, तो हिंदी की व्यवस्था अनुसार पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और तब क्रिया आएगी। लेकिन अंग्रेजी में यह व्यवस्था नहीं है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया आएगी, राम इट्स अ मैंगो, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कहने का भाव यह है कि भाषा की जो व्यवस्था है वो स्थायी है, और उस भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं या उस भाषा का व्यवहार करने वाले जो लोग हैं, वह लिखने या बोलने में उसी स्थायी व्यवस्था के अनुरूप विचारों का आदान प्रदान या एक दूसरे से संवाद करते हैं, ठीक है। और सस्यूर ने इसी भाषा व्यवस्था को क्या कहा, लॉन्ग कहा। अब इसमें एक चीज आप देखें कि एक खास समुदाय के लोग अपनी भाषा बोलते हैं। एक जैसे बंगाल में आप चले जाएं तो ज़्यादा लोग बंगाली बोलेंगे, उत्तर भारत में चले जाएं तो ज़्यादातर लोग हिंदी बोलेंगे, दक्षिण भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, दुनिया के दूसरे सारे कोने में आप चले जाएं तो कहीं जापानीज है, कहीं जर्मन है, कहीं फ्रेंच है, कहीं चाइनीज है।
तो एक खास समुदाय और भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोग एक खास भाषा व्यवस्था का प्रयोग करते हैं और कोई एक व्यक्ति इस व्यवस्था को नहीं बदल सकता है, ना ही वह व्यक्ति इस व्यवस्था में कुछ जोड़ सकता है। इस प्रकार आप देखें तो भाषा क्या है, एक सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, भाषा की यादृच्छिकता के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था, आपको कहा था कि भाषा की यादृच्छिकता का मतलब क्या है कि मान ली गई है, एक मानी गई व्यवस्था है ना। अब पेड़ के लिए पेड़ शब्द का प्रयोग होता है तो इसमें कोई तर्क दे करके आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते या ठहरा नहीं सकते कि क्यों पेड़ के लिए पेड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक खास समुदाय के लोग भाषा का व्यवहार करते हैं, उसमें एक व्यक्ति उसमें कुछ जोड़ नहीं सकता, कुछ घटा नहीं सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। अर्थात भाषा की व्यवस्था जो है वह सामाजिक होती है। ठीक है, उसका एक सांस्कृतिक पक्ष भी होता है हालांकि भाषा का, लेकिन हम अभी उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, न तो खुद से वह व्यक्ति इसमें कुछ जोड़ सकता है और न तो खुद से इसमें कुछ घटा सकता है। यही भाषा की व्यवस्था, यानी कि एक फिक्स्ड पैटर्न है। उसी पैटर्न के अंतर्गत, उसी व्यवस्था के अंतर्गत आप याद करें कि जब हमने ब्लॉक तथा ट्रेगर, भोलानाथ तिवारी और देवेंद्रनाथ शर्मा की परिभाषा, जो भाषा की परिभाषा थी, उसकी बात करते हुए हमने जो 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की थी, उसमें एक बिंदु यह भी था कि भाषा एक व्यवस्था है, भाषा एक प्रणाली है। तो उसी प्रणाली की बात यहाँ पे की जा रही है कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, वो एक सेट पैटर्न होता है, एक व्यवस्था होती है। ठीक है, इसे भाषा व्यवस्था क्या कहा गया सामान्यतया। आगे हम और डिटेल में इस पे बात करेंगे। इसके बाद आता है भाषा व्यवहार, जिसे सस्यूर ने परोल कहा, और हिंदी में उसके लिए शब्द का प्रयोग क्या किया जाता है, वाक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भाषा व्यवहार अस्थायी है। ठीक है, हम जो बोलते हैं या जो सुनते हैं, बोलने और सुनने की जो प्रक्रिया होती है वही है भाषा व्यवहार। हमने एक भाषा सीखी है और या 2 भाषा सीखी है, और जो व्यक्ति उस भाषा को जानता है, जिस भाषा को हम भी जानते हैं, तो उस भाषा में हम आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यानी कि वागेंद्रियों द्वारा उच्चरित और श्रवणेंद्रियां जो होती हैं उनके द्वारा जो श्रुत भाषा होती है, उसके अंतर्गत हम जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, संवाद करते हैं, उसे हम भाषा व्यवहार कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, भाषा व्यवहार में एक व्यवहारिक घटना घट रही है, विचारों के आदान प्रदान की, भावनाओं के आदान प्रदान की, सूचनाओं के आदान प्रदान की, और उसमें स्थिति लगातार बदल रही है। एक पल में जो व्यक्ति है अगले पल में श्रोता हो जाएगा, एक पल में जो श्रोता है वह अगले पल में वक्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं, तो बोलने और सुनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वाक कहते हैं, और सस्यूर ने इसे परोल कहा। आगे चलकर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा कि वाक उतना उचित शब्द नहीं है इसके लिए, इसलिए इसे हमें भाषा व्यवहार कहना चाहिए। ठीक है, सामान्यतः ये बात समझ में आ गई मोटे तौर पे। अब इसके अंतर को अगर हम थोड़ी सूक्ष्मता से, अगर हम गहराई में जाएं और इन दोनों के अंतर को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, पहली बात कि भाषा को सीखकर हम जो बोलते हैं उसे वाक कहते हैं। इसको मिटा देता हूं, क्योंकि यानी कि वाक जो है या भाषा व्यवहार जो है वह भाषा व्यवस्था से निकली है। ठीक है, जैसे कि हमने हिंदी सीख ली, ठीक है, तो हमारे दिमाग में हिंदी की व्यवस्था है कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया होगी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग कैसे होगा। ठीक है, कोई वस्तु स्त्रीलिंग है तो उसके हिसाब से क्रिया स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, कोई वस्तु या व्यक्ति पुल्लिंग है तो उसके हिसाब से क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी। ये एक व्यवस्था है हिंदी की। इस व्यवस्था को हमने जान लिया, और इसको जानने के बाद हम जो आदान प्रदान करते हैं भाषा व्यवहार में, वह क्या हो गया, भाषा व्यवहार या वाक हो गया। जैसे हमने हिंदी सीख ली, यह भाषा व्यवस्था है, क्योंकि हमने हिंदी भाषा सीखी है। उस भाषा की पूरी व्यवस्था हमारे दिमाग में है, उसका संचालन कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, वो हमारे दिमाग में है। लेकिन जब हम बोलते हैं जैसे ही, तो वह क्या हो जाता है, भाषा व्यवहार हो जाता है।
ठीक है, इसलिए देखें दोनों के बीच में एक रिश्ता भी कायम हो रहा है। जब तक आप भाषा व्यवस्था ठीक से नहीं जानेंगे, आप भाषा व्यवहार अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और भोलानाथ तिवारी ने बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया कि कोशिश करके आप किसी भाषा के 3-4 वाक्य या 3-4 शब्द याद भी कर लें। मान लीजिए आप फ्रेंच में ये याद कर लें कि गुड मॉर्निंग को फ्रेंच में क्या कहा जाता है, नमस्कार को फ्रेंच में क्या कहा जाता है, तो आप उस समय फ्रेंच बोलते हुए 2 लाइन फ्रेंच बोल रहे हैं, लेकिन आप फ्रेंच की भाषा व्यवस्था को नहीं जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 वाक्य, 3 वाक्य या 4 वाक्य या 5 वाक्य वो आपने याद किए हैं कि मुझे भूख लगी हो को फ्रेंच में क्या कहते हैं, नमस्कार को फ्रेंच में क्या कहते हैं, आप कैसे हैं इसको फ्रेंच में क्या कहते हैं। आप फ्रेंच बोल रहे हैं लेकिन आप फ्रेंच जान नहीं रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजें सीख कर, थोड़ी बहुत चीजें आप थोड़े समय के लिए भाषा व्यवहार तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक पूरी उस भाषा की व्यवस्था जब तक आपको मालूम नहीं होगी, आप भाषा व्यवहार में लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब आप 4 लाइन फ्रेंच की याद करके किसी फ्रांसीसी व्यक्ति से 1 घंटे बात तो नहीं कर पाएंगे ना। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उस भाषा की पूरी व्यवस्था से आप अनभिज्ञ हैं या आप अनजान हैं। ठीक है, इस प्रकार आप कहें कि जो बोध पक्ष है, भाषा का जो बोध पक्ष है, जो नॉलेज है, जो जानकारी है, वह भाषा व्यवस्था है। ठीक है, और उसका जो व्यवहार पक्ष है वह क्या है? वाक है या परोल है, जिसे सस्योर ने परोल कहा। ठीक है, यानी कि जो उच्चारण और श्रवण पक्ष है वह भाषा व्यवहार है, परोल है, और जो उसका बोध है यानी कि भाषा क्या है, भाषा, कोई भी भाषा जो आप जान रहे हैं उसे आप कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, उस पूरी व्यवस्था का जो ज्ञान है वह भाषा व्यवस्था है। ठीक है, एक और अंतर आप समझें कि एक वाक्य को 20 अलग अलग तरह से बोलने पर वाक्य की 20 इकाइयां आपके सामने दिखाई देंगी, लेकिन वह भाषा की सिर्फ 1 इकाई होगी। मेरी बात समझ में आई आपको? जैसे कि मैंने उसे बुलाया, उसने मुझे बुलाया ना, मैंने उससे कहा कि तुम उसे बुलाओ। ठीक है, ठीक है, उसने मुझे कहा कि तुम मुझे बुलाओ। ये जैसे जैसे आप वाक्य बदल रहे हैं, वाक्य की अलग अलग इकाइयां हैं, लेकिन भाषा की तो एक ही इकाई है ना। कर्ता एक होगा, क्रिया एक होगी, विशेषण एक होगा। अगर किसी एक वाक्य में वो सारी चीजें आ रही हैं, तो भाव यह है कि भाषा व्यवस्था से ही भाषा व्यवहार की उत्पत्ति होती है, या भाषा व्यवहार हमारे जीवन में आता है। एक और बात इसमें और अंतर आप समझ सकते हैं कि भाषा जो है वह ज्ञान की समष्टि है और वाक उसकी अभिव्यक्ति है। एक पूरी व्यवस्था की समष्टि है, पूरे समाज की इकाई है, और जब हम बोलते हैं तो उसकी हम अभिव्यक्ति करते हैं, यानी कि वाक भाषा व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। आई बात समझ में? आप समझ रहे हैं कि नहीं? मुश्किल तो नहीं लग रहा है आपको? आगे चलकर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया, जिसे सस्योर ने लॉन्ग कहा था, और हिंदी में जिसके लिए भाषा शब्द का प्रयोग होता था और भाषा व्यवहार के लिए वाक शब्द का प्रयोग होता था, उसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार नाम दिया। और इन दोनों में 6 महत्वपूर्ण मूलभूत अंतर बताए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो समझना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ उस अंतर को जानना ही नहीं, उसके माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो पहला अंतर बताया और कहा, भाषा एक व्यवस्था है जो किसी भाषा के सभी भाषियों के मस्तिष्क में भाषिक क्षमता या कॉम्पिटेंस के रूप में होती है, जबकि वाक उस भाषा भाषी समाज के व्यक्ति द्वारा भाषा का व्यवहारिक रूप है। ठीक है, या व्यवहृत रूप है। वही बात जो मैं आपको पहले कह रहा था कि एक भाषा व्यवस्था है, ठीक है, जो किसी, मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं, उन्होंने कहा कि भाषा एक व्यवस्था है जो किसी भाषा के सभी भाषियों के मस्तिष्क में एक भाषिक क्षमता के रूप में विद्यमान होती है। मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं, ठीक है, हिंदी जानते हैं या अंग्रेजी जानते हैं, तो उसकी पूरी व्यवस्था आपके दिमाग में है। ठीक है ना, वो मूर्त रूप में नहीं, उसको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, लिख के दिखाने की या बताने की जरूरत नहीं है, वह आपके मस्तिष्क में है।
ठीक है। और उसी मस्तिष्क में जो भाषा की व्यवस्था है, जब उसका प्रयोग आप सुनने बोलने यानी कि कभी बोलकर कभी सुनकर विचारों के आदान प्रदान के दौरान जब आप करते हैं, तो वह व्यवस्था भाषा व्यवहार बन जाती है। जो मस्तिष्क में अदृश्य है आपके, वही मूर्त रूप में सामने आती है और वह भाषा व्यवहार बन जाती है। और जिस उदाहरण की मैं बात कर रहा था, यहां उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कहा कि तोता हिंदी बोल रहा है। वाक्य सही है, क्योंकि तोता को 3-4 वाक्य आप सिखा दें, तोता राम राम बोलो तो राम राम बोलेगा, तोता नमस्ते करो तो नमस्ते करेगा, तोता पूछो कैसे हैं तो पूछेगा कैसे हैं। तो 4 वाक्य आपने तोता को बता दिया और आपने लिखा कि तोता हिंदी बोल रहा है। यह वाक्य सही है, क्योंकि सच में वो हिंदी बोल रहा है। लेकिन दूसरा वाक्य आप तोता के लिए कहें कि तोता हिंदी जानता है, यह वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तोता ने कुछ वाक्य याद करके उसका व्यवहार तो वो कर रहा है, लेकिन तोता पूरी हिंदी की व्यवस्था से अपरिचित है। इसीलिए तोता से अगर आप संवाद करना चाहेंगे, लंबी बातचीत आप करना चाहेंगे, तो तोता उन 3-4 वाक्यों के अलावा और कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वह हिंदी जानता नहीं है। ठीक है, सिर्फ कुछ वाक्यों के आधार पर हिंदी बोल रहा है। इसलिए भाषा व्यवहार करने के लिए भाषा व्यवस्था का जानना बहुत जरूरी है। भाषा व्यवस्था को समझे बगैर आप भाषा व्यवहार करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप भाषा व्यवहार कर ही नहीं पाएंगे। तो बुनियादी जो स्थिति है, आधारभूत जो स्थिति है, वह यह है कि भाषा व्यवस्था से ही भाषा व्यवहार निकलती है। और दूसरा अंतर क्या बताया उन्होंने? भाषा की सत्ता मानसिक होती है, किंतु उसकी तुलना में भाषा व्यवहार की जो सत्ता होती है वह भौतिक होती है। भौतिक मतलब जो दिखाई दे। ठीक है, कैसे दिखाई देती है? बोलने में, लिखने में। ठीक है, भाषा आपको दिखाई नहीं देगी, दिखाई दे रही है भाषा आपको, लेकिन वो आपके दिमाग में है। ठीक है, यानी कि उसकी सत्ता मानसिक है, उसकी पूरी व्यवस्था आपके दिमाग में है। लेकिन जैसे ही हम और आप बोलते हैं, वह भौतिक रूप में प्रस्तुत हो जाती है। अगर हम लिख दें, तो यहां लिखा है मैंने ना भाषा व्यवस्था, लिखा है ना, तो ये हिंदी की है, हिंदी की भाषा व्यवस्था है कि यहाँ वर्ण क्या आएगा, भाषा कैसे लिखी जाएगी, व्यवस्था कैसे लिखा जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन जब इसे लिख दिया तो यह मूर्त रूप में आ गया, भौतिक रूप में आ गया, हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। तो एक बहुत सूक्ष्म अंतर बताया कि भाषा की सत्ता मानसिक होती है और उसकी व्यवहार की जो सत्ता होती है वह क्या होती है? भौतिक होती है। यानी कि जब हम बोलकर या लिखकर व्यवहार करते हैं तो वह हमारे सामने ऑब्जेक्ट के रूप में एक दिखाई देती है या उसे हम सुन सकते हैं। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण अंतर उन्होंने बताया कि भाषा अमूर्त होती है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल उन्हें कहते हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी तुलना में वाक जो होता है वह मूर्त होता है, क्योंकि वाक्य अपना रूप ले लेता है। ठीक है, अब आपने मन में अपने विचार किया कि आज माँ के पास जाके और उनसे कहूंगा या कहूंगी कि माँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये जो एहसास या मन में जो आया आपके, ठीक है, यह भाषा का अमूर्त रूप है, इंटेंजिबल है। लेकिन जैसे ही आपने उनके सामने कह दिया कि माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं या प्यार करती हूं, वो भाव एक ध्वनि के रूप में सामने निकला और वह मूर्त रूप उसने धारण कर लिया। आपको प्लेटो याद आने चाहिए। भाषा की परिभाषा के दौरान उन्होंने विचार और अभिव्यक्ति में एक सूक्ष्म अंतर बताया और कहा जब तक भाव मन में चलते रहते हैं, ठीक है, तब तक वह विचार है, लेकिन जैसे ही वो होठों से वागेंद्रियों द्वारा प्रकट होते हैं वह भाषा बन जाती है। यहां भी वही बात है। उस विचार को भाषा के तौर पे देखिए, भाषा की व्यवस्था के तौर पे देखिए, क्योंकि वो जो विचार आ रहा है आपको कि मैं कहूंगा कि माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो ये एहसास एक व्यवस्था में आ रहा है। मैं करता, कहूंगा, क्रिया कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। ये ख्याल, ये विचार भाषा की व्यवस्था में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप ये बोल देते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं या करती हूं, यह भाषा के मूर्त रूप में प्रकट हो जाता है, क्योंकि आपने कह दिया।
वो अभिव्यक्ति सामने प्रकट हो गई। तो ये अंतर बताया भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार में, तीसरा अंतर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। ठीक है, चौथा अंतर बताया डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कि भाषा सामाजिक है, व्यक्ति निरपेक्ष है, किंतु वाक या अभिव्यक्ति जो है वह व्यक्ति सापेक्ष है। अब व्यक्ति निरपेक्ष और व्यक्ति सापेक्ष का मतलब हमें समझना होगा। व्यक्ति निरपेक्ष का मतलब है कि कोई सिद्धांत या कोई तथ्य सबके लिए समान होगा, वह व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग नहीं होगा। तो भाषा भी वही है। अब मैं कह रहा हूं, मुझे कहना हो कि सीता गीत गा रही है, एक व्यवस्था है कि सीता स्त्रीलिंग है तो गीत गाएगी। अब ऐसा नहीं हुआ कि कोई और उठे और कहे कि सीता गीत गा रहा है, कोई कहे सीता गीत गाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति निर्धारित नहीं कर सकता है। भाषा की अपनी एक खास व्यवस्था है और उसी व्यवस्था में आपको अपनी बात कहनी होगी, उसी व्यवस्था का पालन आपको करना होगा। लेकिन वाक व्यक्ति सापेक्ष है। व्यक्ति सापेक्ष का मतलब यह है कि किसी बात को कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है अलग अलग व्यक्तियों का। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, तो आप सब अलग अलग ढंग से वो बात कहेंगे, लेकिन जो बात आप कहेंगे वो एक ही भाषा व्यवस्था में आएगी। आप क्रिया के प्रयोग को, कर्ता के प्रयोग को, वाक्य विन्यास के प्रयोग को आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपके विचार प्रस्तुत करने का तरीका जो है, भाषा व्यवहार जो है, वाक जो है, वह बहुत व्यक्तिगत हो सकता है। इसलिए भी आप देखते हैं कि हिंदी तो सब बोलते हैं, अंग्रेजी तो सब बोलते हैं, पर किसी किसी का बोलना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वह वाक व्यक्ति सापेक्ष है, वो अपने तरीके से बोल रहा है। शब्दों का चयन, वाक्यों का चयन, किसी बात को, एहसास को कहने का क्या खूबसूरत ढंग हो सकता है, वह व्यक्ति सापेक्ष है। लेकिन भाषा जो है वह व्यक्ति सापेक्ष नहीं है। उसे जो भी बात कहनी होगी उसे उस व्यवस्था के अंतर्गत ही कहनी होगी। अब व्यक्ति निरपेक्ष और व्यक्ति सापेक्ष का मतलब समझ गए आप? व्यक्ति निरपेक्ष का मतलब है कि व्यक्ति उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है, और व्यक्ति सापेक्ष का मतलब है कि वो अपने अनुसार अपनी अभिव्यक्ति रच सकता है, अपनी अभिव्यक्ति गढ़ सकता है। ठीक है, और पांचवा अंतर बताया कि वाक भाषा पर आधारित होती है, किंतु भाषा का पता वाक से ही चलता है। इस प्रकार परस्पर दोनों सापेक्ष संकल्पनाएं हैं या दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। ये बड़ी अच्छी बात है। जो कोई भी हम वाक्य बोलते हैं वह वाक्य या बात भाषा के व्यवस्था में ही आती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं वैसे ही हमें पता चलता है कि अच्छा हिंदी बोल रहा है, अच्छा बांग्ला बोल रहा है, अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है। तो वाक से हमें भाषा व्यवस्था का पता चलता है या भाषा का पता चलता है। जब तक बोला नहीं गया तब तक वह किस भाषा में विचार कर रहा है ये हमें पता नहीं है। तो कहा, और जो वाक होती है भाषा व्यवहार, वो भाषा पर आधारित होती है, लेकिन जैसे ही वो बोली जाती है उससे हमें भाषा का पता चलता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो पांचवी बात उन्होंने बताई ये कि वाक भाषा पर आधारित होती है और वाक से ही भाषा का पता चलता है। और अंतिम बात भोलानाथ तिवारी कह रहे हैं कि भाषा समरूपी होमोजीनियस होती है, किंतु वाक विषम रूपी हेट्रोजीनियस होती है। समरूपी का मतलब होता है समान लगने वाला, ठीक है, और वाक जो है वो विषम रूपी होता है क्योंकि भाषा व्यवस्था के अंतर्गत आते हुए भी बोलने का तरीका अलग हो सकता है, विचार अभिव्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है, तो वो हेट्रोजीनियस हो सकता है। लेकिन आगे इन्होंने कहा भोलानाथ तिवारी ने कि ऐसा माना जाता है, किंतु भोलानाथ तिवारी का विचार है कि मेरे विचार में भाषा भी एक सीमा तक विषम रूपी यानी कि हेट्रोजीनियस हो जाती है। वो कहते हैं कि सभी भाषा भाषियों के मन में भाषा का एक ही रूप हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। उनका अपना यह मानना है, उनके अपने विचार हैं। इस प्रकार आप देखें कि भोलानाथ तिवारी ने सस्युर की जो मान्यताएं थी, ठीक है ना, उसको कितने विस्तार से यहाँ पे बताया या हमने समझने की कोशिश की। और आगे चलकर भोलानाथ तिवारी ने यह भी कहा कि सस्युर ने जो फ्रांसीसी शब्द लॉन्ग और परोल का इस्तेमाल किया था, ठीक है, अंग्रेजी में भी वो लॉन्ग और परोल ही चलते हैं, इनके लिए आगे चलकर क्रमशः भाषा तथा वाक शब्द का प्रयोग हुआ,
ठीक है, लेकिन उनका मानना था कि भाषा और वाक ये दो शब्द सस्युर की मान्यताओं को ठीक से अभिव्यक्त कर पाने में सफल नहीं है, इसलिए भोलानाथ तिवारी ने इनके लिए जो शब्द चुना वो शब्द थे भाषा व्यवस्था, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज सिस्टम, और भाषा व्यवहार यानी कि लैंग्वेज बिहेवियर। उन्होंने कहा कि लॉन्ग को यानी कि भाषा को भाषा व्यवस्था कहना चाहिए, और परोल यानी कि वाक को भाषा व्यवहार कहना चाहिए। तो सस्युर की इन मान्यताओं को जो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक था, जिसपे बहुत चिंतन मनन किया आगे के वैज्ञानिकों ने, वो भाषा व्यवस्था यानी कि लॉन्ग और परोल को हमने आज की इस क्लास में समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपकी एक दृष्टि बन गई होगी, स्पष्ट दृष्टि बन गई होगी भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार को लेकर के, और आप अब बहुत सुगमता से और बहुत सरलता से दोनों का अंतर भी स्पष्ट कर पा रहे होंगे। और अगर परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो अपने शब्दों में, आसान भाषा में, अपने तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकने में कामयाब हो सकेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमेशा ये प्रयास करें कि आप प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में लिखें या अपनी भाषा में उसे समझाने की कोशिश करें, ठीक है। किसी विषय के बारे में आपकी समझ कितनी अच्छी है, इसका पता इस बात से चलता है कि आप उस बात को कितने आसान तरीके से बता पाते हैं। आप जितने आसान तरीके से किसी विषय को बता पाएंगे, ये स्पष्ट हो जाएगा कि उस विषय को लेकर के आपकी जानकारी बहुत स्पष्ट है और आपकी समझ भी बहुत परिपक्व या ठीक है। और नोट्स बिल्कुल बनाएं, पहले पढ़ें, समझें और अपने ढंग से अपनी भाषा में नोट्स बनाएं, और उसे एक बार दो बार जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे वो बात आपके दिमाग का स्थायी हिस्सा बनने लग जाएगी। फिर कभी कभार आपने पलट लिया, कभी कभार आपने देख लिया, तो सारी बातें फिर से आपके दिमाग में हलचल पैदा करने लगेंगी, जिंदा हो सकेंगी। और यही सबसे अच्छा तरीका होता है किसी विषय को आत्मसात करने का। क्लास में पढ़ना, उससे पहले पढ़ना, क्लास के बाद पढ़कर नोट्स बनाना, और फिर गाहे बगाहे उसे पलटते रहना, उसे देखते रहना, उसे समझते रहना, यही एक अच्छी पहल होती है किसी विषय को समझने और जानने की, ठीक है। तो आप सब ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सबका शुक्रिया, ठीक है।